नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शकील हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग। आज के इस वीडियो में हम लुसियन पाई के राजनीतिक विकास के मॉडल के दूसरे भाग में हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इसके कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा विस्तार से आपको बता चुका हूँ। उन्होंने जो 10 मॉडल दिए उसकी हम चर्चा करेंगे, और उसमें उन्होंने लगभग विश्व की सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करने की कोशिश की। उसके जो संभावित मॉडल हो सकते हैं, उसको किस किस रूप में देखा जाता है राजनीतिक विकास को, इसकी चर्चा उन्होंने की। तो इस 10 मॉडल को एक ठीक से याद रखने के लिए एक एब्रीवेशन बना सकते हैं इसका। तो वो एब्रीवेशन हो जाएगा NELMI, NELMI। 5 लेटर हो गया, NELMI, NELMI, ये 5 हो गया। फिर DSP जैसा शब्द सभी को पता रहता है, तो DSP ऐसा लगा देगा, DSP CM। और DSP और CM दोनों पॉपुलर शब्द है, इसलिए मैंने इसको ऐसा एब्रीवेशन बनाया कि जल्दी याद हो जाए। NELMI, DSP, CM। अब इसको हम एक एक को अनफोल्ड करेंगे, आप भी ऐसे याद कर लेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और अगर आप MA के विद्यार्थी हैं, मैं हमारा जो टारगेट ग्रुप है हमारे MA के विद्यार्थी ही है, क्योंकि ये हम उन्हीं के लिए वीडियो खास करके बना रहे हैं लॉकडाउन पीरियड में, क्योंकि इनको क्लासेस नहीं चल रही हैं लॉकडाउन की वजह से, तो उन तक ये अध्ययन सामग्री पहुंच सके। तो आंसर जब आप लिखेंगे तो उसमें ये 10 आएगा, बहुत अच्छा आंसर होगा, क्योंकि अमूमन लोग इतना डिटेल में नहीं लिखते हैं। और सूत्र रूप में अगर आप लिखेंगे तो मतलब बेहतरीन आंसर बनने का ये, और पूरे अंक मिलने के चांसेस होते हैं। तो आप ये 10 उसको लिखेंगे, लिखने की कोशिश, उसको याद कैसे करें। एन से होगा, इसका एब्रीविएशन मैंने अंग्रेजी में बनाया है ताकि वो जल्दी से याद हो जाता है। अब उसको थोड़ा सा आपको लिखने का अभ्यास करना पड़ेगा, उसको बार बार लिख के याद हो जाएगा। नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य। तो राष्ट्र राज्य के रूप में विकास, वो एक राजनीतिक विकास के पूर्व शर्त के रूप में, कि अगर राजनीतिक विकास हो रहा है दिखने के लिए, राष्ट्र राज्य के रूप में वो राज्य कितना विकसित हुआ था और वहां से कितना आगे बढ़ा, यह एक देखने वाली बात होती है। तो नेशन स्टेट का और राजनीतिक विकास का एक अंतर संबंध हो सकता है। ये बात कही उन्होंने लियोनार्ड बाइंडर, BINDER, एक विचारक हैं जिनको जो उन्होंने ये विचार दिया था, इसको शामिल कर उन्होंने। मैं संक्षेप में लेकर चला, उन्होंने तो बहुत डिटेल में लुसियन पाई ने चर्चा की है। तो राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट का एक नेशन स्टेट के रूप में राजनीतिक विकास, राष्ट्र राज्य के रूप में आप हेडिंग डाल सकते हैं जैसे कि राष्ट्र राज्य के रूप में राजनीतिक विकास। अब नेलमिकी में अगला लेटर आता है एन के बाद ई। तो ई से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे समाजशास्त्री, राजनीति विज्ञानी, अर्थशास्त्री सहमत हैं कि इकोनॉमिक डेवलप प्रीफेस टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रीफेस के रूप में, यानी कि आर्थिक विकास की पूर्व शर्त के रूप में राजनीतिक विकास, ऐसे लिख सकते हैं इसको आप। फिर सुन लीजिए, आर्थिक विकास की पूर्व शर्त के रूप में राजनीतिक विकास। अब ये कोलमैन है, आमंड है, लिपसेट है, स्पर्ट है, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि दुनिया में आर्थिक विकास, अमेरिका में आर्थिक विकास इसलिए हुआ क्योंकि उसका राजनीतिक विकास हुआ। यूरोप का आर्थिक विकास ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि उनका राजनीतिक, अब राजनीतिक विकास परिभाषा को याद रखिए, पुराने मूल्यों का नवीन मूल्यों के साथ अनुकूलन और एकीकरण, ठीक है। संस्कृति का अभिवृद्ध विसरण, इनरिच्ड diffusion of the culture and enriched institutionalization, अभिवृद्ध संस्थानीकरण, आमंड के अनुसार, इसको याद रखिए। ये इन देशों में हुआ, कहाँ, अमेरिका में हुआ, यूरोप में हुआ। तो इन्होंने राजनीतिक विकास की वजह से आर्थिक विकास पाया। अब राजनीतिक विकास, इसको मैं थोड़ा सा स्पेस लेके आपको समझाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आर्थिक विकास की पूर्व शर्त के रूप में राजनीतिक विकास, राजनीतिक विकास होने का मतलब है सबकी राजनीतिक व्यवस्था में सहभागिता। वह स्वतंत्र समाज जो मैंने आपको राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा में बताया था, राजनीतिक व्यवस्था अंतः क्रियाओं की वह समष्टि है जो सभी स्वतंत्र समाजों में पाई जाती है। अब स्वतंत्र समाज मैंने कहा था कि अब हम सऊदी अरबिया और नॉर्थ कोरिया को स्वतंत्र समाज हम मानने में मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि वहां राजनीतिक व्यवस्था में सबकी भागीदारी नहीं है, औपचारिक रूप से भी नहीं है। तो इसलिए जो पार्टिसिपेशन है, तो जो राजनीतिक विकास की स्थापना जहां से शुरू होती है, तो यह
जब आगे बढ़ेगा तब राजनीतिक विकास होने से, सत्ता में अधिकांश लोगों की भागीदारी होने से उन तक उनकी मोबिलिटी होती है, उनमें क्रियात्मकता आती है, एक डायनामिज्म आता है, और वह डायनामिज्म आर्थिक विकास को गति देता है। तो आर्थिक विकास की पूर्व शर्त के रूप में क्या है? राजनीतिक विकास। ठीक है, एन के बाद ई आ गया, इसके बाद अगला आता है एल। यह एक नया कॉन्सेप्ट था, ये देने वाले WF रिक्स। रिक्स का अगर आप नाम सुने हैं तो रिक्स के बारे में जानते होंगे, लोक प्रशासन पढ़ते हैं तो जरूर पढ़े हैं तो जरूर जानते होंगे, नहीं जानते तो जानना चाहिए। WF रिक्स लोक प्रशासन, WF रिक्स RIGS। रिक्स जो है बहुत मतलब मशहूर विद्वान है लोक प्रशासन के। तो इन्होंने कहा कि एल से लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट एज ए प्रियर टू पॉलिटिकल डेवलपमेंट। उन्होंने कहा, जैसे आर्थिक विकास की पूर्व शर्त बताया, तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक विकास कानूनी और प्रशासकीय विकास के साथ देखा जाना चाहिए। क्योंकि लोक प्रशासन के विद्वान थे तो उन्होंने लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट को एक अनिवार्य कंपोनेंट बताया, एक अनिवार्य तत्व बताया किसका? राजनीतिक विकास का। तो NEL हो गया। अब M मॉडर्नाइजेशन, ये लेके आते हैं गुन्नार मिर्डिल और डेनियल लर्नर। ये कहते हैं कि इसमें आइजनस्टीन का भी नाम जोड़ सकते हैं, जेलो हैगवेराइब का नाम जोड़ सकते हैं, जो राजनीतिक आधुनिकीकरण के हस्ताक्षरित मतलब मेन हस्ताक्षर माने जाते हैं। हस्ताक्षर मतलब कि विद्वान माने जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक विकास लगभग सहयुक्त है, इसके बिना राजनीतिक विकास संभव नहीं है। अगर राजनीतिक आधुनिकीकरण हुआ है तो राजनीतिक विकास भी होगा। तो ये एक अलग चौथा उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। तो नेलमी में NELM आ गया। 5 इसके बाद जो आई आता है, यह आता है इंडस्ट्रियल नेशंस की विशेष राजनीति, औद्योगिक राज्यों की विशेष राजनीति के रूप में राजनीतिक विकास। अब ये थोड़ा सा लंबी व्याख्या देते हैं, इसको इकोनॉमिक्स से ज्यादा जोड़ते हैं, वो है, और इकोनॉमिस्ट है इसके साथ नाम जुड़ा हुआ है रस्टोव का। देखिए एब्रीविएशन से तो हम आपको बता दिया, आपको ये 4-5 बार पढ़ेंगे तो ये एब्रीविएशन याद हो जाएगा, लेकिन और बार पढ़ेंगे तो ये वाला याद होगा, क्या, किससे कौन सा नाम जुड़ा हुआ है। ये थोड़ी बड़ी चीज, अगर याद कर सके तो बहुत ही अच्छा है। नेट जैसी परीक्षा में इसको भी इस प्रकार से ऊपर नीचे कर दिया जाता है कि डेनियल लर्नर ने कौन सा राजनीतिक विकास का मॉडल बताया, रस्टोव ने कौन सा राजनीतिक विकास का मॉडल बताया, आपके गुनार मिडिल इसका समर्थन किया। तो जब ये वाला याद रहेगा तभी आप मिलान कर पाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो थोड़ा सा अभ्यास से आएगा, लेकिन ये नेलमी DSP CM तो फट से याद हो जाएगा। अब इसको लिखिए और उसका फिर उस एब्रीविएशन को का फुल फॉर्म अपने से बार बार आप करेंगे, 10-20 बार के बाद आपको याद हो जाएगा। तो औद्योगिक राज्यों की विशेष राजनीति के रूप में राजनीतिक विकास बताया किसने? रस्टोव ने, बड़े अर्थशास्त्री की। इसके बाद DSP पे आते हैं। DSP में डी जो है वो डेमोक्रेटाइजेशन। डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब होता है लोकतांत्रिकरण। ये लगभग वैसे ही है जो राजनीतिक विकास की बात होती है उसके बारे में। तो मैंने बताया कि राजनीतिक समानता मतलब जिसमें सत्ता में अधिक लोगों की भागीदारी हो रही है तो आर्थिक विकास तेज होता है। तो डेमोक्रेटाइजेशन एक पूर्व शर्त है किसकी? राजनीतिक विकास की। यानी कि लोकतंत्र सही रूप में काम कर रहा है, सही में सब लोग सत्ता में भागीदार बन रहे हैं, अपने पसंद की सरकार चुन रहे हैं, और जनता उस सरकार पर काफी हद तक नियंत्रण भी रखने में कामयाब रहती है, उनको ऐसे संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं। तो यह लोक राजनीतिक विकास की एक अनिवार्य शर्त हो जाती है। एक उसके साथ जहाँ डेमोक्रेटाइजेशन ज्यादा हुआ है वहाँ राजनीतिक विकास होता ही है, होके ही रहता है, और ये उसका सहयुक्त रहता है, लोकतांत्रिकरण और राजनीतिक विकास। तो लोकतांत्रिक, इसको हेडिंग में लिख सकते हैं हिंदी में, लोकतांत्रिकरण के रूप में राजनीतिक विकास। अब DSP में अगला आता है S। ये आता है सिस्टमाइज सोशल चेंज या सिस्टमैटिक सोशल चेंज, यानी कि व्यवस्थित सामाजिक परिवर्तन के रूप में राजनीतिक विकास।
ठीक है, व्यवस्थित सामाजिक परिवर्तन के रूप में राजनीतिक विकास। अब व्यवस्थित सामाजिक परिवर्तन के रूप में जो राजनीतिक विकास है, यह इसको ज्यादातर जो उस समय के साम्यवादी देश थे, विशेषकर सोवियत संघ और चीन, ये माना जाता था कि इनका आग्रह था कि बाकी ये 20वीं शताब्दी में एक और बात थी कि हर चीज का एक मार्क्सवादी मॉडल भी होता था, यानी कि राजनीतिक विकास का ये लिबरल मॉडल हो गया तो अगला मॉडल क्या होगा, मार्क्सवादी मॉडल होगा। तो ये मार्क्सवादी मॉडल कहते थे कि ये इस तरीके से समाज होता है, वर्गयुक्त समाज होता है, हमें वर्गविहीन समाज बनाना है। तो ये तभी हो सकता है जब सिस्टमेटिक चेंज आता रहे सोसाइटी में। अगर सिस्टमेटिक चेंज आ रहा है, व्यवस्थित सामाजिक परिवर्तन के रूप में राजनीतिक विकास, अगर व्यवस्थित सामाजिक परिवर्तन लगातार हो रहा है तो इसका मतलब राजनीतिक विकास की प्रक्रिया भी चल रही है। तो यह साम्यवादी देशों के बारे में आता है ये। और इसके पहले वाला जो डेमोक्रेटाइजेशन था उसमें आर्मंड एंड पावेल और जो इन्हीं लोगों की ज्यादा भूमिका थी। वो कहते थे कि लोकतंत्र जो है वो अनिवार्य शर्त है। ये डेमोक्रेटाइजेशन के बाद आ गया यह सिस्टमेटिक चेंज, सामाजिक परिवर्तन, व्यवस्थित सामाजिक परिवर्तन के रूप में राजनीतिक विकास। अब अगला आता है पी, DSP मैंने बताया। अब पी में ये पावर सेंट्रिक है, अब इसमें सत्ता वाले लोग भी आ जाते हैं। सत्ता में आते हैं, दो नाम बहुत मशहूर हैं, जॉर्ज कार्टलिन और लॉसवेल, हालांकि इसके काफी पहले थे लोग, लेकिन उन्होंने कहा कि राजनीतिक विकास को जो है राजनीतिक सत्ता के वितरण के रूप में देखना चाहिए। सत्ता जितनी घनीभूत है, जितनी केंद्रित है, जितनी सेंट्रिक है, राजनीतिक विकास उतना धीमा है। और सत्ता जितनी डिफ्यूज्ड है, जितनी विसरित है, जितनी ढीली ढाली है, उतना राजनीतिक विकास तीव्र है, क्योंकि सत्ता हमेशा नियंत्रित होनी चाहिए। और सत्ता अगर घनीभूत रूप में है तो राजनीतिक विकास की प्रक्रिया धीमी रहेगी। तो ये पी हो गया। इसके बाद सी और एम। सी जो है ये आपके आ जाता है ये कल्चर, और एम आता है मल्टी डायमेंशनल सोसाइटी। तो ये जो सी जो है ये मतलब कम्युनिकेशन, कल्चर नहीं बल्कि कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन थ्योरी के साथ नाम जुड़ा है कार्ल डायश का। कम्युनिकेशन एंड पीपुल्स या पब्लिक पार्टिसिपेशन, संचार और जन सहभागिता के रूप में राजनीतिक विकास। हिंदी में हम आपको हेडिंग टाइप का बताते चल रहे हैं ताकि आपको लिखने में सहूलियत हो। संचार और जन सहभागिता के रूप में राजनीतिक विकास। इसके साथ नाम फर्न्स, अगर फर्न्स याद न रहे तो कार्ल डायश का नाम जरूर याद रखिए। इन्होंने कहा कि राजनीतिक विकास को देखा हम जो एक कम्युनिकेशन जो मॉडल है राजनीतिक व्यवस्था में वो कैसा काम कर रहा है। अगर वो प्रॉपर काम कर रहा है तो राजनीतिक व्यवस्था विकसित हो रही है। आखिरी में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दो मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक राजनीतिक विकास आर्थिक विकास की पूर्व शर्त के रूप में शुरू में बताया था। ये आखिरी वाला जो है ये कहता है कि मल्टी डायमेंशनल सोशल चेंज होना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन वो एक रेखी या इस तरह का नहीं होना चाहिए। बहुआयामी सामाजिक परिवर्तन के रूप में राजनीतिक विकास। तो इसमें कामंड, पावेल, कोलमैन, आपके डेनियल लर्नर भी आ जाते हैं इसमें, हेलियो जैगवर है, बहुत बड़ा समूह है इसका। ज़्यादातर लोग जो दूसरे विचारों से भी सहमत है, दूसरा मॉडल बताते हैं, वो इससे भी सहमत है कि सोशल चेंज जो है बहुआयामी हो रहा है अगर जिस व्यवस्था में, उसको हम कह सकते हैं कि राजनीतिक विकास की प्रक्रिया वहाँ अच्छी चल रही है। मैंने आपको शुरू में मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में बताया था कि 20वीं शताब्दी में जो नई राजनीतिक व्यवस्थाएं आ रही थी उनमें बहुत सारी समस्याएं थी। गरीबी थी, वहाँ पे अनाज कम हो रहा था, राजनीतिक संरचना बहुत मजबूत नहीं थी, बहुत पुरानी नहीं थी, लोकतंत्र का बहुत ज़्यादा अभ्यास नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो इन सब के साथ बहुत सारे देश, भारत जैसे देश बहुत कामयाबी से काम कर रहे थे। भारत में कभी सत्ता में कभी भी सैनिक शासन नहीं आया, कभी राजनीतिक संरचना टूटी नहीं।
तो ये एक बड़ी अद्भुत बात थी कि इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी, जहाँ पर हमेशा नियमित रूप से चुनाव हो रहे हैं, जहाँ इतनी मजबूत न्यायपालिका, तो ये सब तो मॉडर्न डेमोक्रेसीज के लक्षण थे। भारत जैसे एक देश में जहाँ सन 60 तक अनाज पर्याप्त नहीं होते थे, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता नहीं थी, उसके बाद खाद्यान्न आत्मनिर्भरता हुई, इन सब के साथ ये कोप अप करता हुआ, संतुलन बनाता हुआ देश राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास, दोनों विकास की प्रगति में तेजी से बढ़ा। तो ये सब इन सब की व्याख्या करने का प्रयास उन लोगों ने इन मॉडलों से किया। तो बहुआयामी सामाजिक विकास के रूप में राजनीतिक विकास, तो ये 10 मॉडल दिए। पहला फिर से हम दोहरा देते हैं, राष्ट्र राज्य के रूप में राजनीतिक विकास, राष्ट्र के विकास के रूप में राजनीतिक विकास। फिर आर्थिक विकास की पूर्व शर्त के रूप में राजनीतिक विकास दूसरा। फिर कानूनी और प्रशासकीय संरचना के विकास के रूप में राजनीतिक विकास, ये WF में आता है। फिर आधुनिकीकरण के रूप में राजनीतिक विकास। फिर औद्योगिक समाजों की विशेष राजनीति के रूप में राजनीतिक विकास। फिर नेल्मी हो गया, अब DSP, लोकतांत्रिकरण के रूप में राजनीतिक विकास, डेमोक्रेटाइजेशन। फिर व्यवस्थित सामाजिक परिवर्तन के रूप में राजनीतिक विकास, 6 हो गया। पावर, सत्ता के विसरण के रूप में राजनीतिक विकास। फिर CM, संचार और लोक सहभागिता के रूप में राजनीतिक विकास, और बहुआयामी सामाजिक विकास के रूप में राजनीतिक विकास। ये 10 मॉडल उन्होंने दिए। उसके बाद उन्होंने 3 विशेषताएं या 3 स्तर बताए। ये बहुत ही जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है लुसियन पाई का। उन्होंने कहा ये सारे मॉडल ठीक है, लेकिन हम 3 चीज अगर ले करके चले और ये 3 स्केल पर राजनीतिक व्यवस्थाओं को रखें, तो हम ये बता सकते हैं कि कौन सी राजनीतिक व्यवस्था विकास की किस अवस्था में है और राजनीतिक रूप से विकसित हो रही है या नहीं। उन्होंने 3 नाम दिए, और ये 3 चीज आप पहाड़े जैसे आप सबको याद होनी चाहिए, समानता, क्षमता और विभेदीकरण। जहां राजनीतिक विकास की बात आई, बस फट से दिमाग में आना चाहिए क्या, लुसियन पाई, समानता, क्षमता और विभेदीकरण। ये तो फौरन दिमाग में आना चाहिए। जैसे फ्रांस कहा तो एफिल टावर तो दिमाग में आ जाता, आगरा कहा ताजमहल आ जाता। राजनीतिक विकास कहा लुसियन पाई, समानता, क्षमता, विभेदीकरण, ये 3 नाम आ जाने चाहिए। अब ये समानता, क्षमता, विभेदीकरण क्या है? उस समानता से उनका अभिप्राय है, समानता जैसे हम कॉन्सेप्ट पढ़ते समानता वो नहीं, उनका अभिप्राय है समानता से कि नागरिकों में, आम आदमी में, जनता में, इसमें अधिकारों का, हर चीज का डिफ्यूजन, एक एम्पावर्ड पीपुल होने चाहिए, अधिकार संपन्न लोग होने चाहिए। यह अधिकार संपन्नता उनको संविधान से मिलना चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए, जैसा हमारे देश में है, संवैधानिक गारंटी है अधिकारों की, और वो उसके अभ्यास में होने चाहिए। यानी कि जनता का एक बड़ा कंप्रहेंसिव समानता का मॉडल देते हैं कि समानता का अभिप्राय ये है अधिकारों की समानता, अधिकार संपन्न लोग, वह लोग जो केवल राजनीतिक व्यवस्था से प्रभावित होते नहीं हैं, बल्कि राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते भी हैं। एक 2 वे सिस्टम संचार का यहाँ चलता है। ऐसी समानता समाज के हर क्षेत्र में जहां विद्यमान हो, तो वह व्यवस्था राजनीतिक रूप से व्यवस्थित, विकसित हम उसको मानते हैं। और ये बाकी सब इंटरलिंक्ड है, बाकी और 2 जो बताऊंगा। दूसरा क्या है, क्षमता। ये समानता तभी होगी जब क्षमता होगी। अब क्षमता किसकी? राजनीतिक व्यवस्था की। जो मॉडल देते हैं ईस्टर्न सामाजिक व्यवस्था, उसके अंदर एक दूसरा छोटा डब्बा राजनीतिक व्यवस्था, और सामाजिक व्यवस्था उसका पर्यावरण, और राजनीतिक व्यवस्था उसकी उपव्यवस्था। अब पर्यावरण और राजनीतिक व्यवस्था में इंटरेक्शन, अंतःक्रिया होती रहती है। तो ये जो क्षमता है, जिसके बारे में आमंड कहते हैं कि अभिवृद्धि विभेदीकरण होना चाहिए, यानी कि संरचनाओं का पेनिट्रेशन होना चाहिए, कहां तक? एकदम नीचे, ग्रास रूट तक, जहां समस्याएं पैदा हो वहीं उनका समाधान हो जाए या उसके कुछ ऊपर हो जाए, वो समस्या केंद्र तक नहीं पहुंचनी चाहिए।
अगर ऐसा है तो ये तभी संभव है जब संरचनाओं का विभेदीकरण है, पेनिट्रेशन है नीचे तक, और उनमें कार्य विशेषीकरण है। अगर ये है तो व्यवस्था कैसी होगी? सक्षम होगी। अब नीचे से मान लीजिए कोई मांग फिल्टर होते हुए ऊपर पहुंचती है, तो अमूमन तो वो ऊपर पहुंचेगी नहीं, क्योंकि हर स्टेज पे उसका फिल्टराइजेशन, उसका प्रोसेसिंग हो जा रहा है, समस्याओं का समाधान हो जा रहा है। जो मांगे उसके बाद भी घनीभूत रूप से केंद्र में पहुंचती हैं, तो उनका भी वहां एक मैकेनिज्म बना हुआ है, समाधान हो जाता है। तो ये समस्याएं क्या होती हैं? क्षमता पर संकट नहीं पैदा करती है। मांगे जो है वो समस्या पर, व्यवस्था पर संकट नहीं पैदा करती है। अब ये संकट नहीं पैदा करेंगी जो व्यवस्थाएं, तो व्यवस्था अच्छी से चलेगी। तो क्षमता से यहाँ अभिप्राय है राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता। समानता से अभिप्राय है जो वी द पीपुल हैं उनकी समानता से। अब तीसरा आता है विभेदीकरण। विभेदीकरण से अभिप्राय है जो व्यवस्था की संरचना है उसका विभेदीकरण हर लेवल पर। अब संरचना विभेदीकृत है तभी सक्षम होगी, और सक्षम है तभी व्यवस्था में समानता लोगों में रहेगी। अगर ये विभेदीकृत संरचनाएं हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, विशेषीकृत और विभेदीकृत। तुलनात्मक राजनीति में ये शब्द बहुत बार आएगा। राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत विभेदीकृत, विभेदीकरण और विशेषीकरण। कार्य विशेषीकरण का मतलब ये होता है, जैसे आप इसको मेडिकल साइंस के टर्म में अगर आप समझें, तो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, वो जनरल फिजिशियन, उनको वो हर चीज का इलाज करते हैं। लेकिन अगर उनको लगता है कि नहीं इस आदमी के गले में या कान में ये प्रॉब्लम है, तो वो कहेंगे नहीं आप ये ईएनटी को आप दिखा लीजिए, वो आपको स्पेशलाइज के पास भेजेगी। अब स्पेशलाइज वो भी एमबीबीएस के बाद उसने ईएनटी किया है, लेकिन वो सिर्फ 3 ही अंग का, शरीर का, आंख कान और गला का ही, नाक कान गला का ही इलाज वो कर रहा है। ये क्या हो गया? संरचना का विभेदीकरण हो। अब उसमें भी उसने और डीएम कर लिया, सबसे बड़ी वाली डिग्री ले लिया और स्पेशलाइज हो गया। तो ये जो संरचनाओं का विशेषीकरण है, ये विशेषीकरण अगर है, संरचना विभेदीकरण और विशेषीकरण, तो अगर विभेदीकरण है, जैसे डेटा आते हैं कि प्रति 10 लाख पर कितने अस्पताल है, प्रति 10 लाख की आबादी पर, या प्रति 1 लाख की आबादी पर कितने अस्पताल है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि आपकी संरचनाओं का विभेदीकरण कितना हुआ है, और इसका संबंध सीधे आर्थिक विकास से। तो यह संरचनाओं का विभेदीकरण और विशेषीकरण क्या करता है? राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता को बढ़ाता है। राजनीतिक व्यवस्था अगर सक्षम है, पॉपुलेशन में समानता है, तो राजनीतिक विकास हो रहा है। जितना ज्यादा ये है उतना ज्यादा अच्छे से ये हो रहा है। तो राजनीतिक विकास का मॉडल विकासशील देशों में आपस में भी क्लासिफिकेशन करने के काम में आता है, और विकसित और विकासशील देशों के बीच का डिफरेंस नापने के भी काम में आता है। तो लुसियन पाई का ये योगदान है कि उन्होंने राजनीतिक विकास के मॉडल के रूप में एक मॉडल दिया कि विकास केवल आर्थिक नहीं होता है, राजनीतिक विकास भी होता है। और राजनीतिक विकास का मतलब है राजनीतिक व्यवस्था और उसके पर्यावरण के विकास से। अगर राजनीतिक व्यवस्था, जैसा कि आपको बताया कि राजनीतिक व्यवस्था अगर विकसित है तभी आर्थिक विकास तेजी से होगा। यानी राजनीतिक व्यवस्था आर्थिक विकास की पूर्व शर्त के रूप में, यानी कि राजनीतिक विकास होना जरूरी है तभी आप आर्थिक विकास की कल्पना कर सकते हैं। राजनीतिक विकास नहीं है, हालांकि बाद में जो चाइना का डेवलपमेंट है उसने लगभग इस दावे की को खारिजी कर दिया, क्योंकि वहां तो लगभग तानाशाही की व्यवस्था है, एक ही दल है, साम्यवादी दल है, लेकिन बहुत भीषण आर्थिक प्रगति चाइना ने किया। अब ये बहस का मुद्दा हो सकता है, उनकी आलोचना का मुद्दा हो सकता है। और चाइना ने एक नई मॉडल पेश कर दिया कि लोगों को अगर आप आर्थिक विकास देते हैं, ज़्यादा लग्जरी लाइफ देते हैं और राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं भी देते हैं, तभी वो खुश रहते हैं। और चीन के लोग तो शायद ऐसे दिखा भी रहे। तो ये एक नई बहस है राजनीति विज्ञान में, से नए काम होंगे, नए हो रहे हैं। लेकिन पाई का जो मॉडल है वो ये बताता है कि राजनीतिक विकास आर्थिक विकास में एक सहयुक्त संबंध है।
और ये 3 मॉडल, उन्होंने 3 आधार दिए राजनीतिक विकास के, समानता, क्षमता, विभेदीकरण, और 10 आधार बताए जो अलग अलग विचारकों के क्या विचार थे राजनीतिक विकास के बारे में। उसका एब्रिविएशन नेल्मी, DSP, CM, ये याद रखिए, अंग्रेजी में उसको लिख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। तो उम्मीद है कि राजनीतिक विकास थोड़ा सा जटिल मॉडल है, वो आपको आपके लिए सरल बना पाने में मैं कुछ सफल हुआ हूँ। धन्यवाद।